सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ जो है स्वतंत्र प्रकाश है। वो ये एमटीएस में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार में। ये बताएंगे आपको एमटीएस में क्या क्या होता है, क्या कैसे कैसे जॉब प्रोसेस होने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या रूटीन है, क्या सैलरी आता है, ये सब, ताकि आप लोगों को कुछ मोटा मोटा आइडिया लग सके एसएससी एमटीएस के बारे में। तो बताओ प्रकाश तुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम स्वतंत्र प्रकाश है, ठीक है। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो एमटीएस 23 वाले एमटीएस के थ्रू हुआ है। और मैं अभी फ़िलहाल बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार में पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो मेरा एमटीएस का जो जर्नी बेसिकली ये ऐसा कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक मैं एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैं हम लोग साथ में सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये था कि हम लोगों को एक एमटीएस का भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था एमटीएस का, और लकली मेरा हो गया एमटीएस में। तो उसके बाद मतलब ये कौन सा एमटीएस था? 21 वाला था, 22 नहीं, वाला ये 23 वाला एमटीएस था। अच्छा। ये 23 वाला एमटीएस, सॉरी, ये 22 वाला एमटीएस था। एग्ज़ाम 23 में हुआ था, और 14 दिसंबर को हम ज्वाइन किए वहाँ पे बीएसआई में। ये रिजल्ट के कितने दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आ गया था लगभग? रिजल्ट से लगभग 3 महीने तो लग ही जाते हैं, फाइनल प्रोसेस होते होते 3 महीने का टाइम लग ही जाता है। मेडिकल सब कुछ? अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं। कुछ मेडिकल का डॉक्यूमेंट रहता है, और उसमें आपको आपका जो लोकल जो सदर अस्पताल वगैरह रहता है वहाँ पे जाके आपको अपना मेडिकल वगैरह कराना पड़ता है। तो जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई है, बीएसआई है, जेडएसआई है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सभी लोग का मेडिकल और जो जो कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, तो सभी लोग का डॉक्यूमेंट थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, और अलग अलग टाइम पे वो लोग भेजते हैं। तो मेरा क्या था कि बीएसआई की तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ डॉक्यूमेंट आया था। उसके बेसिस पे हमको यहाँ से जो सदर अस्पताल होता है वहाँ से अप्रूव करा के हमको जाना होता है। लोकल अपने रेसिडेंस से? लोकल रेसिडेंस से या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट से? अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो अप्रूव्ड है वहाँ से सदर तो इसमें पुलिस स्टेशन वाला भी चल सकता है, जैसे होता है पुलिस स्टेशन वाला। जैसे जहाँ हम लोगों का पुलिस स्टेशन होता है तो वहाँ भी सदर अस्पताल होता है। हाँ, तो कोई सा भी सदर अस्पताल, चाहे आपके वो डिस्ट्रिक्ट में हो या आपके घर के नज़दीक हो। ओके। हाँ, तो इसमें जो है क्या रैंक रहा था? मेरा रैंक ऑलमोस्ट 3300 के आसपास में रहा था। हाँ। ठीक है। और अंडमान में मतलब वहाँ जो ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उसमें फिर कितना प्रोसेस लग जाता है? जैसे आप ज्वाइनिंग के लिए गए हैं सारा डॉक्यूमेंट लेके, तो क्या बहुत सिंपल है। कभी भी आप इसको लेके कभी भी ये मत होइएगा, मन में कोई हेजिटेशन वाला कोई आपको फीलिंग नहीं रखना है कि हम मेरा कैसे सब कुछ होगा। बस आपको प्रॉपरली जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको रेडी रखें, और वहाँ पे जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर आप वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आप उनको सारा डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाइए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि शायद नेम में मिस्टेक हो जाए थोड़ा बहुत, या फादर के नेम में मिस्टेक हो जाए, तो उन सब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ अगर प्रीवियसली है तो आप कोशिश करेंगे उस जो वो जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे एक एफिडेविट अपना तैयार कर लें, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और जिस दिन आप जाते हैं डॉक्यूमेंट लेकर, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के बाद जिस दिन जाते हैं उसी दिन आपको ज्वाइन करा लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम 14 दिसंबर को अंडमान पहुंचे थे, और उसी दिन ऑफिस गए, और ऑफिस में उसी दिन से हम ज्वाइन भी कर लिए थे। तो उसमें तो डेट लिखा रहता है कि आप इतना से इतना तक ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं? हाँ, ऐसा ऐसा रहता है। ऐसा ही रहता है। हाँ। और एफिडेविट आप कचहरी जाके सीधा सीधा किसी वकील साहब से मिलकर आप बना अब जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और मतलब शायद से किसी कैंडिडेट का ऐसा हो सकता है। जैसे कि मेरा 12th 2012 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 10th जो है वो मेरा 2012 में हुआ था। तो 10th में प्रॉब्लम क्या हो गया था कि उस समय मेरे एडमिट कार्ड में नाम में एक माइनर मिस्टेक था, और जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, खास करके 10th वाला जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप उसको बहुत जल्द, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतने कम टाइम में आप उसको ठीक करा के आपको रख लेना चाहिए। तो मेरे केस में हुआ क्या था कि हम धनबाद से 10th किए थे, और हम फिर आ गए थे यहाँ पर अपने गाँव आ गए थे। काफ़ी दिन गाँव में ही रहे, तो हम सीरियसली कभी लिए नहीं इस चीज़ को। लेकिन जब मेरा ये सब डॉक्यूमेंट वाला बात आया, ऐसा करते करते ना बहुत साल हो गए, मतलब 8-9 साल हो गया। वो मतलब गलत थी, हम छोड़ दिए थे उसको। तो उसमें क्या हुआ कि हमको सबसे पहले जाकर सीबीएसई ऑफिस में पहले जाकर हमको स्कूल जाना पड़ा, जिस स्कूल में हम 8th तक पढ़े हैं। वहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर हम फिर दूसरे स्कूल में गए जहाँ से हम 10th किए थे। मतलब पहले हम क्लास 1 से लेकर 8 तक हम झारखंड बोर्ड वाले स्कूल में थे, और फिर 9 10th जो हम किए थे वो सीबीएसई से किए थे। तो 8th में एक्चुअल हमको सीबीएसई वाले स्कूल में ये दिखाना होता है कि पहले आपका नाम, जैसे कि आप मान के चलिए आपका नाम राहुल मिश्रा है, ठीक है, राहुल मिश्रा है, और आपके नाम में कर दिया गया राहुल मिसा कर दिया गया, ठीक है, मिश्रा की जगह पे मिसा कर दिया गया। तो इस केस में क्या होता है कि जो 8 तक वाला जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ता है कि आपका 8 वाले डॉक्यूमेंट में आप जो स्कूल जो चेंज किए हैं
उस वाले डॉक्यूमेंट में आपका नाम सही होना चाहिए, ये चीज़ को बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपको प्रूफ लेकर आना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या किए थे, जो मेरा 8 तक जो झारखंड बोर्ड वाला स्कूल था, वहाँ जाकर वहाँ के रजिस्टर से उसका कुछ कॉपी लाए थे और वो लाकर हम अपने 10th वाले स्कूल में हम उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे। और 10th तो क्या हुआ कि 10th जहाँ से हम 10th किए थे वहाँ के प्रिंसिपल पुराने वो जो मेरा पुराना वाला जो डॉक्यूमेंट था जिसमें मेरा नाम मेंशन था, एक्चुअल नाम, उसको और मेरा जो 10th वाला जो एडमिट कार्ड है उसमें जो मेरा नाम है, उसको दोनों को ये कंपाइल करके वो सीबीएसई ऑफिस वो खुद लेकर गए और वहाँ पे उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अगर आपके केस में अगर ऐसा कोई सीन होता है कि आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक करा दें। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आपके 10th वाले एडमिट कार्ड में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको उसी टाइम मौका दिया जाता है कि आप 10 दिन के अंदर आप ठीक करा लीजिए, ठीक है। काफ़ी पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, 10-15 दिन पहले वो स्कूल में आ जाता है। तो स्कूल में इसलिए आता है क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करा सकें, वो तुरंत ठीक करके देते हैं। तो मेरे केस में क्या होता है कि मेरे केस में प्रॉब्लम हुआ था, बट हम उस समय उतना सीरियस नहीं थे, तो गलत ही एडमिट कार्ड मतलब गलत नाम के साथ हम वो एग्जाम देने पहुंचे थे 10th का। अगर उस टाइम ठीक कराते तो हमको आज इतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। तो ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था मेरा सीन। जैसे इसमें बीएसआई में जो जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर काम करने का क्या क्या मिलता है? जैसे कि कुछ में होता है कि फाइल वगैरह लेके जाना होता है, कुछ में कुछ और काम होता है, ठीक है। और इसको बहुत सारे लोग जोक बनाकर रख दिया कि बहुत ही छोटा जॉब है, ये क्या है, इसको क्या करेंगे नहीं करेंगे, बट जिनके पास नहीं है उनके लिए तो बहुत चीज़ है। तो एक बार क्लियर कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो एक्सपीरियंस लगभग 2 साल के आसपास ही रहा होगा। सबसे पहले तो आप किसी भी जॉब को ये जो आप मन में एक गिल्ट बना लेते हैं कि हम कोई छोटा काम कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, इसको लेकर गिल्टी होना ये बंद करिए, ठीक है। और ये मत सोचिए कि हम एमटीएस में जॉब कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं। जॉब सबसे पहले जॉब होता है, और खास करके जो इकोनॉमिकली जो बहुत वीक होते हैं जो लोग, ठीक है, जिनके लिए मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है फाइनेंस मायने रखता है, ठीक है। आप तो काम के बदले आप पैसा ले रहे हैं ना। अगर मान के चलिए आप अगर कोई लो लेवल का मतलब जैसा सोसाइटी जो बताता है कि लो लेवल का वर्क या फिर हाई लेवल का वर्क भी बताता है, कोई भी काम अगर आप मान के चलिए अगर कोई झाड़ू ही दे रहा है, ठीक है, झाड़ू अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कोई और तो दे रहा है, वर्क तो हो रहा है ना। तो उसी तरह से क्या है ना कि किसी भी काम को लेकर आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप काम कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली जो है खुद आप अपने ऊपर खड़े हो रहे हैं, छोटा ही जॉब कर रहे हैं बट अपने फैमिली को देख रहे हैं। तो जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जब 1-1, 2-2 रुपए के लिए आप परेशान हो रहे थे, तो उससे तो कहीं बेटर है कि आप इस सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत कमा के खुद का भी ध्यान रख रहे हैं और थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, जितना हो रहा है, आप अपने फैमिली को हेल्प कर पा रहे हैं। तो प्रीवियस वाली कंडीशन से तो ये तो बहुत अच्छा है। और बाकी जो वर्क कल्चर के बारे में हम यही बताना चाहेंगे कि नाम जैसे फुल फॉर्म है ना एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो इसमें मल्टीटास्क वाला ही वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, आप कैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फाइल से रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम होता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट में जो मल्टीटास्किंग का काम होता है वो आप समझिए कि एक जो यूडीसी जो क्लर्क जो काम करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल क्लर्क जो काम करते हैं वहाँ पे, लोअर डिवीजन वाले क्लर्क जो काम करते हैं, ठीक है, एक आपके ही डिपार्टमेंट का जो एक छोटा सा प्यून जो काम करता है, सभी तरह के काम को आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है, ठीक है, और लोग करते ही हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे वाले सीन में क्या है, मेरे वाले केस में कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है ना रिसर्च बेस्ड डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कंजर्वेशन का काम होता है, जो भी रेयर एंडेमिक स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं अंडमान निकोबार में, उनको संरक्षण दिया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में। तो इसी तरह से और एक डिपार्टमेंट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीसीज के जो जानवर वगैरह हैं, ठीक है, अब इनको फोना बोलते हैं, ठीक है, फोना, फ्लोरा एंड फोना जैसे होता है ना। तो जो फोना है रेयर एंडेमिक जो फोना है उसके संरक्षण के लिए ZSI काम करता है। उसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भी आपका मॉन्यूमेंट्स वगैरह मॉन्यूमेंट्स म्यूजियम और आपका जो एक्सकवेशन होता है, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड जो काम है वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सब डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो रिसर्च बेस्ड है। यहाँ पे 2 लोगों का बहुत मेन काम होता है, मतलब 2 लेयर का जो वर्क होता है वो बहुत गजब के लेवल का होता है, ठीक है। जैसे एक वो लोग जो बेस रूट पे काम करते हैं, ठीक है, एकदम सबसे नीचे स्तर पे जो काम करते हैं, जो मतलब आप MTS बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वे होते हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे वाले केस में क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में यहाँ पे जो MTS होते हैं इनको गार्डनिंग का भी काम करना पड़ता है। अभी क्या होता है कि बहुत जगह पे हमारे डिपार्टमेंट में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग खोजने के लिए, वो एक्सप्लोर करने के लिए उनको अलग अलग आइलैंड पे भेजा जाता है। मतलब जनरली टूर बोलते हैं ऑफिशियल इसमें, वो लोग टूर पे जाते हैं। टूर पे जाकर वो लोग रिसर्च नहीं, वो लोग खोजते हैं पहले, वो खोज कर नया वो स्पीसीज लेकर आते हैं। अब क्या होता है कि इसका स्पेसिस बीएसआई में तो इसका पेड़ पौधा का, हाँ, पेड़ पौधा से रिलेटेड सब कुछ। जैसे अब आप देखते हैं कि बारिश के टाइम पे आपके घर के दीवार पे आप देखते हैं एल्गी वगैरह जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एल्गी होता है ना, अलग अलग जैसे हर पेड़ पे लगने वाला एल्गी जो है कुछ मायने में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
अब कोई एल्गी ऐसा है जो पानी के पास वो जमा हो रहा है, ठीक है, तो वो एल्गी पेड़ वाले एल्गी से अलग हो सकता है। अब क्या है कि जो मेनलैंड जो है हमारा, जो भारत का जो मुख्य भूमि है, और हमारा जो अंडमान निकोबार है, अब यहाँ पे पाया जाने वाला जो एल्गी है वो मेनलैंड वाले एल्गी से डिफरेंट होता है। तो एल्गीज पे जो रिसर्च होता है उससे रिलेटेड वर्क भी हमारे साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। अब किन्हीं का जो रिसर्च स्पेसिफिक जो है वो एल्गी वाला डिपार्टमेंट है, किसी का फंगस वाला डिपार्टमेंट है, तो वो लोग जाते हैं अलग अलग आइलैंड जाते हैं टूर पे, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं, और जिनका जो भी जिनको वर्क असाइन है या फिर जो जिस चीज़ पर अपना रिसर्च कर रहे हैं वो पूरा करते हैं। कुछ लोग कुछ साइंटिस्ट वो नया पेड़ खोज कर लाते हैं, तो उनको संरक्षण देने का काम हम लोगों का होता है, ठीक। वो सैंपल कलेक्शन का काम हम लोग करते हैं, वहाँ पर उनके साथ जाकर हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं। अब क्या होता है कि एमटीएस के साथ साथ वहाँ पे एक फील्ड असिस्टेंट का भी एक पोस्ट होता है हमारे डिपार्टमेंट में, जो एमटीएस से कुछ मतलब एक लेवल उसको ऊपर माना जाता है, ठीक है। वो जो फील्ड असिस्टेंट का जो काम होता है वो यहाँ पे जो जितने भी आइलैंड में जो भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधा जो मतलब पहले से ज्ञात है, जो सब लोग जिसको जान रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वो जानकारी उनको है पहले से ही। और कोई भी नए जो आते हैं रिसर्च स्कॉलर आते हैं, अब हमारे साइंटिस्ट के साथ क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट लोग भी आते हैं अपने पीएचडी रिलेटेड कुछ वर्क करने के लिए, थीसिस अपना कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्ट के साथ कुछ स्टूडेंट भी आते हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए भी ये जो फील्ड असिस्टेंट होते हैं ये इनके साथ आते हैं, और फील्ड में एक तरह से उनको उनके सर्च में मतलब वो जो एक्सप्लोर करते हैं उसमें असिस्ट करते हैं, तो उसमें असिस्ट ये फील्ड असिस्टेंट करते हैं। और जो एमटीएस होता है ये एमटीएस भी करता है उनके साथ, इनका भी काम असिस्ट का ही होता है। और फिर जब वो टूर से लौटकर जब वो वापस आते हैं तो उनके सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग अच्छे से उसको, अब जैसे कोई फंगस मिला या फिर एल्गी मिला तो उसको क्लीन करके उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, वो सब काम भी एक एमटीएस का ही होता है। अब कोई पेड़ आया कुछ ऐसा पेड़ मिला जो एक्सटिंक्शन के कगार पे, ठीक है, तो वैसे पेड़ को लाकर लगाना, गार्डन में लगाना, ठीक है, उसको एक नया जीवन देना, लोगों के बीच उस पेड़ के बारे में जानकारी देने के लिए एक एमटीएस ही वर्क करता है, ठीक है। और साइंटिस्ट का जो मेनली काम होता है वो उस पेड़ पे रिसर्च करने का काम होता है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा मेडिसिन उस पेड़ से कुछ निकल जाए जो कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नया वरदान कुछ साबित हो जाए, कोई कैंसर के लिए कुछ कोई मेडिसिन मिल जाए या फिर कोई फ्यूल मिल जाए, कुछ भी इस तरह का जो कि पूरी सोसाइटी को एज ए होल कुछ बेहतर दे सके, ठीक है। इस पे उन लोगों का काम होता है और ग्रासरूट पे वो एमटीएस वर्क करते हैं। अच्छा, वो वाला बता दो, जैसे कि तुम पिछले 2-3 साल से जो भी तुम्हारा टेन्योर है उसमें तुम काम करते आ रहे हो, तो उसमें एक टर्म आया था जबकि काम करते करते जो है पूरा हालत ख़राब हो रहा था और उसके बाद पढ़ाई वगैरह नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं बन रहा था, मतलब बहुत ही एकदम मेस चल रहा था। तो उस समय पे जो रूटीन था वहाँ का बीएसआई का एज एन एमटीएस वहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो कि क्या था, ताकि ये नहीं लगे कि सिर्फ हमको अगर इनकम टैक्स ऑफिस में चले गए तो जिस तरह से वहाँ फाइल लेके जा रहा है एमटीएस या कुछ और लेकर जा रहा है, पूरा सॉफ्ट वर्क है, तो बीएसआई में आने के बाद एकदम सोचे कि हमको भी उतना ही सॉफ्ट वगैरह मिलेगा, तो वो थोड़ा क्लियर कर दूँगी। देखिए आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं ना, चाहे आप ऊपर से लेकर नीचे से लेकर कोई भी ऊपर वाले पोस्ट में आप जाते हैं, ठीक है, तो एक ये बोला जाता है कि एक गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है वो 24 आवर्स जो है वो ड्यूटी पे होता है, ठीक है। तो उसका जो वर्क है मतलब कि कभी भी उसको असाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम अपने बारे में यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब दिसंबर में ज्वाइन जब किए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक आरएमसी मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो आरएमसी मीटिंग ये होना था 24 के फरवरी में होना था, ठीक है। तो तैयारी 23 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था तैयारी। तो हम लोग जब ज्वाइन जब करे थे ना, तो उस समय हम लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हम लोग भी फाइल से रिलेटेड कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। ये साफ सफाई वाला काम, गार्डनिंग का काम, ये सब हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि हम लोग इस तरह का कुछ वर्क करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है कि वहाँ पे जो वर्क होता है ना, तो वो वर्क आपको हो सकता है कभी कभी बहुत सॉफ्ट वर्क आपको मिल जाए और कभी कभी बहुत हार्ड वर्क मिल जाए, ठीक है। हार्ड वर्क इन द सेंस कि आप फिजिकल वर्क, ठीक है, जो कि नॉर्मली जो प्रिपरेशन करने वाले जो लड़के होते हैं उनके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे आप एक लेबर को देखते हैं, वो दिन भर वो धूप में काम करते हैं, तो आप समझिए कि एक उसी तरह का कुछ सिचुएशन हम लोगों के साथ हुआ था, ठीक है। मतलब उन लोगों का क्या है कि वो लोग एक काम को बहुत दिन से करे आ रहे होते हैं, तो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका स्टेमिना एक अलग लेवल पे होता है, डेवलप हो जाता है। उनको कोई कार्ब्स, प्रोटीन ये वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखेंगे कि एकदम परफेक्टली हर काम को करे जा रहा है। जैसे नॉर्मल आप देखते हैं कि गांव में जो लेबर या फिर मिस्त्री जो काम करते आदमी जो हैं है उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या खा रहे हैं, कैसे मतलब कि किस हालात से आ रहे हैं, ठीक है, और क्या सिचुएशन है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। काम जो है वो उनको करना है और इसके लिए मतलब एक होता है ना कि हम अभी खाना नहीं खाए हैं, अभी हम प्रोटीन नहीं लिए हैं, अभी मेरे पास ये नहीं है खाने के लिए, मेरे पास फल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, कैसे इतना काम करेंगे। तो अब क्या है कि मेरे सिचुएशन में क्या हुआ था कि हम लोग जब गए थे तो हम लोगों को कुछ ऐसा ही काम करना पड़ा था। तो आरएमसी जो मीटिंग हुआ था ना, उसके पहले बहुत जगह पे जो है आप बोल सकते हैं कि फालतू जो पेड़ है जो टूट कर गिरा है उसको काटने का काम, ठीक है, पेड़ लगाने का काम, साफ सफाई का काम, कहीं पे झाड़ू से साफ सफाई, ठीक है, कहीं पे कुदाल वगैरह चलाना पड़ रहा है, तो ये सब तरह का काम भी करना पड़ता है।
हम तो बता ही रहे हैं कि जैसा डिपार्टमेंट रहेगा, जैसा आपका वर्क रहेगा, तो आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। ऐसा उसमें ना तो उनकी कोई गलती है, ऐसा कोई ये नहीं है। अब Nothing bad in नथिंग it. बैड इन इट, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। काम काम है, आप नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, ठीक है। तो अगर ज़रूरत अगर फाइलिंग का होगा तो वो फाइलिंग वाला वर्क भी हम लोग करेंगे। और अभी जो सिचुएशन जो डिमांड करता है, जो वर्क सिचुएशन डिमांड करता है, वैसा वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था उसको अडेप्ट करने में, वर्क कल्चर अडेप्ट करने में, बट जैसे आप काम करेंगे, आपको फिजिकल कोई वर्क करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, उसका भी एक अलग ये रहता है। अब जैसे आप मान के चलें कि अब एक एग्जांपल है वैसे स्टाफ का जो दिन भर बैंक में रहकर काम करते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे सैलरी में अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो एक जो बैंक क्लर्क का जो स्टाफ होता है और एक एमटीएस जो होता है, उनके सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं होता है। ये भी ग्रुप सी का जॉब है, और वो स्टाफ जो बैंक में जो क्लर्क जो काम करते हैं वो भी ग्रुप सी का ही वर्क है। ये MTS एमटीएस group C हाँ है। ग्रुप सी है, वो ग्रुप डी नहीं है। Okay. बट हमारे और उनके वर्क कल्चर में डिफरेंस है। अब क्या है कि जो बैंक क्लर्क हैं वो अपने केबिन में आते हैं, वो टाई वगैरह लगा के पैंट शर्ट वगैरह पहन के वो बैठते हैं, सिस्टम पे बैठते हैं। तो वो दूर से जो अगर कोई देख रहे हैं तो उनको लगे कि ये बहुत सोबर है। बट अगर आप उनसे पर्सनल जाकर पूछेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है वहाँ पे, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स बताएंगे, ठीक है। उनको भी वो ऐसा नहीं कि वो बता देंगे हमको बिल्कुल बुरा ही लगा है, उसमें अच्छा भी है कि आप बैठ के वो काम कर रहे हैं। अगर आप जो बैड पर्सपेक्टिव के बारे में अगर आप उनसे पूछिएगा कि क्या बैड एक्सपीरियंस है, मतलब आप जो वर्क काम करते हैं आपको क्या क्या लगता है ये काम करके, क्या इसमें बुरा क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो जब आप बुरे पहलू पे अगर आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि हम यहाँ पर बैठ के दिन भर हमको बैठना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको 8 घंटे वर्क के जगह पे हमको 10 घंटा 12 घंटा भी काम करना पड़ता है, एक ही पोस्चर में बैठकर काम करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि लंच किए नहीं है और लाइन में बहुत सारा आदमी खड़ा है, उनको कैश देना है, तो हाँ, उसमें भी हाँ, बिजी है। हाँ। रूरल पोस्टिंग अगर मिल गया है तो वहाँ पर पब्लिक डीलिंग करना पड़ रहा है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको समझाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर मेंटल प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो वैसा कल्चर जो वैसा जो वर्क का कल्चर है उसमें जिसमें दिन भर बैठकर काम करना पड़ता है, अगर उससे कंपेयर अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा अच्छा भी है। एक तरफ से अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम दिन भर में अगर हम आधा घंटा अगर हम कुदाल चला रहे हैं, 1 घंटा कुदाल चला रहे हैं, कुछ ढो रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ कुछ फाइलिंग का भी वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल काम कर पा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल काम करने से क्या हो रहा है, मेरा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा सुकून भी फील कर रहे हैं, थोड़ा लाइट फील कर रहे हैं। और तो कहने का मतलब क्या है ना कि आप दूर से बैठ के आप नहीं जज कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई कुदाल चलाने वाला तकलीफ में है और कोई एसी में बैठकर जो है वो मस्त है, ठीक है। तो ऐसा मन में कभी ऐसा कुछ सोचना नहीं है, वर्क तो वर्क ही होता है, ठीक है। अगर आप ऑफिसर भी हैं तो हमारे यहाँ जो रिसर्च में जो साइंटिस्ट जो काम करते हैं, ठीक है, वो भी बेचारे जब वर्क करते करते जब उनको भी जब थोड़ा सा बोर्डम फील होता है तो वो भी आकर 2 कुदाली वो भी चला के अपना थोड़ा सा अपने आप को लाइट फील कराते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह का अगर एक्सरसाइज करना है, एथलेटिक आपको चाहिए बॉडी वगैरह में, तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जो फिजिकली वीक हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि कुदाल कभी छुए भी नहीं है और उनका PSI में हो गया अंडमान निकोबार में, फिर भैया उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर कोई गर्ल्स हैं और उनका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, कर ले रही है तो वेल एंड गुड। तो एक चीज और अगर नहीं कर पा रही है तो फिर अगर मतलब वो हल्की कमजोर सभी है, के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन है। हाँ। अब जैसे कोई अच्छा, गर्ल्स सभी के लिए मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कमजोर अगर मतलब बहुत ज्यादा हम वीक फील कर रहे हैं तो हमको हम जबरदस्ती ऐसा ही काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तब तो एक हाँ। प्रोज है कि हाँ। आपके लिए मतलब हाँ। स्पेसिफिकली सोचा जाता है कि कैसा काम आपको दिया जाएगा। हाँ, दिस इज गुड। हाँ, ये एक अच्छा है ये चीज। अब कोई लड़की है तो लड़की के कोई फाइलिंग वाला वर्क है तो उस तरह का भी काम कर रही है। नॉर्मल कोई साफ सफाई का काम जिसमें उनको उन पर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़े, स्ट्रेस नहीं पड़े, ठीक है, तो ऐसा काम उनको दे दिया जाता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, बट आपको एक मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा काम करने के लिए। भले आप थोड़ा वीक हैं, आप ये सब वर्क नहीं देखे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा मेंटली आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। हमको अगर कुछ काम अगर मिल रहा है तो अब क्या होता है ना कि समय के साथ आप थोड़ा थोड़ा ढल जाते हैं, आप ऐसा काम आप कर लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं भी आप सक्षम हैं, अब धीरे धीरे देखते देखते आप जो है आप कुछ आप कंपेनियन में रहकर आप काम करना सीख जाते हैं। अब दिक्कत क्या होता है, जैसे कोई वैसा कोई स्टाफ है, उसमें वैसा कोई कैंडिडेट है जो काम के साथ साथ अपना तैयारी को जारी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए स्टार्टिंग के कुछ महीने, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ महीने क्या बोलते हैं, पढ़ाई होगा ही नहीं, पढ़ाई उसमें होता नहीं है, बट जो काम पहले से किए हुए हैं, ठीक है, वो लोग तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। जो बिल्कुल काम नहीं किए हुए हैं तो वो थोड़ा सा आकर वो थक जा रहे हैं और उनके दिमाग में एक थाउट है कि हम ये कहाँ फंस गए, हम ये काम करने के लिए आए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने फिजिकल जो उनको थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेस है ना, वो फिजिकल स्ट्रेस को वो मेंटल स्ट्रेस पे ला दे रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, कन्वर्ट कर ले, वो कन्वर्ट कर रहे हैं कि अरे हम ये कौन सा काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, तब जाके कुदाल चलाना पड़ेगा। हाँ, आप अपने आप को यहाँ पे आप लगी समझिए कि आप कुदाल चला के आप थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसा कोई वर्क मिल जाता, डिपार्टमेंट वाला क्लिनिकल कोई काम मिल जाता, अब दिन भर बैठ के आप कुर्सी पे बैठे रहते, आपके क्या कहते हैं बैकबोन में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है। तो उससे तो बेटर है ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज का रोज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, समय मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। आप बस मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आपको प्रिपरेशन करना है या फिर कोई नया स्किल आपको डेवलप करना है, कुछ सीखना है, आप चाहते हैं कि आपको जिम जाना है, आपको स्विमिंग सीखना है, कोई म्यूजिक में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर प्रिपरेशन में आपको इंटरेस्ट है,
आप इन सब शौक को आप अपना पूरा कर सकते हैं, बट जो आपका प्राइमरी जो आपका प्राइमरी गोल है, आप उसको ध्यान में रखिए, काम करके आइए। ये काम जो है ना, ये काम आपके लिए एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि हमको शाम में खेलने का जरूरत पड़ता है, तब जाके मेरा मूड रिफ्रेश होता है, तब जाकर हम पढ़ पाते हैं। आप यहाँ पर जब आप वर्क करके आते हैं ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे जगह से जब आप काम करके आते हैं, तो ऑलरेडी आप फिजिकल वर्क कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर रूम पहुँच रहे हैं, रूम पे आप आराम कर रहे हैं, उसके बाद आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा आपको कुछ मन लगाने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ये हो जाएगा कि जैसे कि कोई यूपी बिहार से, राजस्थान से अंडमान निकोबार चला गया, ठीक है, एकदम कोने में पड़ गया। वहाँ है कि उनको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, उनको जो सैलरी मिलेगा उस सैलरी से जो है उनको सारा ग्रोसरी लेना पड़ेगा और उसको बना के खाना पड़ेगा। तो इसमें एक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है हमको लग रहा है कि वो अंडमान में कहीं ना कहीं कुछ अलग है। तो उसके बारे में थोड़ा ब्रेक डाउन कर दो, ताकि ये भी पता चल जाए कि अंडमान जाने के बाद ऐसा नहीं कि पैसा ही पैसा मिलते रहता है। देखिए, मेनलैंड के कंपैरिजन में जो अंडमान निकोबार का जो सेंटर है, वहाँ पर क्या होता है ना कि अंडमान निकोबार में आपको कुछ अलाउंस के रूप में एक दो अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे एक आपका आइलैंड अलाउंस है वो मिलता है, और एक हिली रीजन का जो अलाउंस होता है वो मिलता है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर जो मेनलैंड में जो वर्क करते हैं और जो अंडमान में जो वर्क करते हैं, उनके सैलरी में कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है। 6 to 7,000 का डिफरेंस आता है एमटीएस वाले पोस्ट पे, और फिर ये वेरी करता है, अलग अलग जो पोस्ट रहता है उस पर वेरी करता है, ठीक है। जो लेवल 6, 7 से लेकर जो लेवल 10, 13 तक जो लेवल जो रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या है ना कि तो ये जो इंक्रीज हो रहा है सैलरी, ये इंक्रीज हुआ सैलरी यहाँ के अंडमान का जो महंगाई है उसमें चला जा रहा है, उसको फिलअप करने के लिए ये सैलरी एक तरह से आपको समझिए ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी न्यू कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जॉब लेकर कोई लड़का यहाँ पर पहुंचा, तो स्टार्टिंग में उसका थोड़ा दिल टूटेगा, ये थोड़ा महंगाई देखकर दिल टूटेगा। जिसको कोई सब्जी आप नॉर्मली आप समझिए ना कि कोई सब्जी आपको 30 रुपीज़ के जी मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कद्दू वगैरह परचेज करते हैं या भिंडी वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है, हम लोग जनरली 30 रुपीज़ के जी, 40 रुपीज़ के जी परचेज करते हैं। अब वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा है ना कि कुछ सब्जी वगैरह समय से होता नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते रेट काफ़ी हाई चला जाता है। सारा इंपोर्ट करके लाते हैं अपना इधर बिहार से ही, कलकत्ता से ही ना, जरूरी नहीं कि सब कुछ इंपोर्ट होता है। जब बहुत बुरा सिचुएशन रहता है, जैसे हाँ उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, अब कुछ है नहीं वहाँ पे, तो उस केस में इंपोर्ट करते हैं। लोकली भी वहाँ पे सब्जी वगैरह उगाया जाता है, रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर हाँ होता है, बट हर जगह नहीं होता है, और थोड़ा रिस्क होता है वहाँ पे। सब्जी उगाने वाले के साथ रिस्क होता है, वो सब्जी लगाए, पता चला बारिश पड़ गया मैच्योरिंग फेज में, तो उस समय सब्जी बर्बाद होने का थोड़ा चांस है। हाँ, तो इसके चलते ना खर्च का जो फैक्टर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब आप स्टार्टिंग में वहाँ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा खर्च वगैरह देखकर आपको बुरा लगता है, बट समय के साथ महंगाई धीरे धीरे देखते देखते आप ना वहाँ पर एडजस्ट करना सीख लेते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम जो बताना चाहेंगे, जो भी न्यू लड़का कोई अगर अंडमान ज्वाइन कर रहा है उसको अपना जो एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर आइए। यहाँ पे आप नारियल पानी का कंजम्पशन बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। नारियल का आपको 3-4 वैरायटी मिल जाएगा, वे बेटर देन जंक फूड, जंक फूड वे बेटर देन जंक फूड, ठीक है। आप यहाँ पर आइए, इडली खाइए, इडली आपको सस्ता मिल जाएगा। आप सप्ताह के 3 से 4 दिन भी अगर इडली खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप नारियल पानी पीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक नारियल पानी कितने का मिल जाता है अगर खरीदेंगे? सपोज आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपको बगीचा मिल गया नारियल का, या वैसा कोई जगह मिल गया जहाँ पे 5-6 नारियल का पेड़ है, ठीक है। जान पहचान में अगर आपका है कोई, तो आप एक पूरा नारियल का एक ये बोल सकते हैं 10-12 नारियल एक साथ ले लेंगे तो आपको हार्डली आपको 12-15 रुपये पीस में वो दे देंगे, ठीक है। तो आप डाब पी सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, मतलब सिटी वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 40 रुपीज़ के आसपास में एक डाब का कॉस्ट पड़ता है। तो नॉर्मली मेनलैंड के कंपैरिजन में सस्ता ही है, यहाँ पे 80-90-100 के आसपास में मिलता है, तो यहाँ पे तो आपको 40 रुपीज़ नहीं मिल रहा है। और सस्ता वहाँ फ्रूट या फूड क्या है जो कि यहाँ पे लोकली जो है ना संतरा वगैरह ग्रोन होता है कुछ जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे पपीता, कटहल, और आपका जो केला का जो है, केला का वैरायटी भी बहुत सारा है, केला आप खा सकते हैं, ठीक है। नारियल हो गया, तो ये सब आप कुछ चीज़ खा सकते हैं जिसमें खाद वगैरह का यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पे आइए तो आप ना अब अपने डाइट में जो मोरिंगा है, सजीना जिसको बोलते हैं, सजवन फली जिसको बोलते हैं, आप उसको अपने डाइट में एकदम रख लीजिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये जो कोस्टल एरिया जो होता है ना, वहाँ पे गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत लोगों को होता है, ठीक है। दूध अगर दूध या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है, दूध का प्रोडक्ट जो होता है, वो कंज्यूम जब करते हैं तो उनको गैस का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है ना कि थोड़ा कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाता है। तो मोरिंगा जो है ना बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मोरिंगा आप खाएंगे तो आपको कैल्शियम का इंटेक वगैरह ठीक ठाक आपको मिलता रहेगा। तो आप एक अल्टरनेट वहाँ पे है, ठीक है। और दही, आप यहाँ पे दही का कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। दूध यहाँ पे प्रेफर कम कीजिए, दूध की जगह पे अगर आप दही ले रहे हैं तो ये दूध का क्या रेट है? दूध वगैरह का तो रेट थोड़ा ज़्यादा है, 100 रुपीज़ के जी के आसपास में। आप सिटी में जाते हैं तो 100 या 120 रुपीज़ के जी के आसपास मिलता है। और कोई रूरल एरिया में अगर आप हैं तो आपको 80 to 90 रुपीज़ के जी मिलेगा। और हम ये बताएंगे कि जो भी लोग शहर में आकर रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे
काउ मिल्क मिलता है। अंडमान का जो एक लोकल प्रोडक्ट है, दूध आता है वहाँ पे काउ मिल्क, जैसे हम लोगों के यहाँ सुधा या फिर रेड मिल्क मिलता है, वहाँ पे काउ मिल्क, हाँ वहाँ एक काउ मिल्क मिलता है। काउ मिल्क बोल के एक पैकेट मिलता है ब्लू कलर का, आप वो ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब उसका रेट भी जो है वो 90 रुपीज़ लीटर के आसपास में है और सही चीज़ वो देते हैं। मतलब ऐसा बकवास नहीं ना? नहीं, बिल्कुल सही रहता है। जैसे जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ सुधा और रेड काउ मेंटेन करते हैं वो सुधा का तो उतना फिर भी ठीक नहीं है, मतलब काम चल सकता है। जो घर वाला जो फूड है वैसा तो होगा नहीं। ऐसा तो हो सकता है ना, बहुत सारा जो किसान होंगे जो वहाँ रह रहे होंगे रेसिडेंट, जो दूध बेच रहे होंगे गाय रख के, तो उनसे भी डायरेक्टली ले सकते हैं, है कि नहीं? उनसे लेने पे अगर आप शहर में रह रहे हैं तो थोड़ा मिलावट का आपको ये रहेगा, मैक्सिमम चांस रहेगा मिलावट का। अगर आप वहाँ से ले रहे हैं, काउ मिल्क परचेज कर रहे हैं, तो उसमें मिलावट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। वो बस थोड़ा पेस्चराइज्ड है, बाकी मिलावट का उसमें कोई सीन नहीं है। और गांव वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, आपको जनरली आपको शुद्ध ही मिलता है वहाँ पर, ठीक है। और ऑर्गेनिक ही समझिए मिलेगा। हाँ, ऑर्गेनिक मिलता है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अंडमान में जो कैटल वगैरह होता है ना, उनको उनका चारा जो होता है, उनका चारा उनको ऑर्गेनिक मिल जाता है। घास वगैरह का दिक्कत नहीं है, तो घास उनको प्लेंटी अमाउंट में उनको जो है वो घास मिलता है। और जो अंडमान का जो रूरल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जर्सी गाय का प्रचलन बहुत कम है, वो देसी गाय ही रखते हैं। वो तो ठीक है। और जैसे कि अंडमान निकोबार में क्या रहता है, जैसे वेदर वगैरह का रहा, ठीक है, वेदर कैसा है, या फिर वहाँ पर अगर जैसे तुम अगर जाते हो यहाँ से कलकत्ता से जैसे जाओगे अंडमान, अंडमान से फिर आओगे कलकत्ता, तो उसका फेयर क्या होता है? अंडमान में जब रहते हो तो वहाँ का वेदर कैसा रहता है, ठीक है, वहाँ पर एक्सप्लोर करने वाला भी बहुत सारा चीज़ होगा, ठीक है। अब जैसे जब छुट्टी हो रहा है तो जा सकते हो घूमने के लिए। अब फेयर का यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फेयर सबसे मेजर इशू है, ठीक है। जो भी अंडमान में रहते हैं, मेनलैंड के लोग जो भी अंडमान में रहते हैं, जिनको अक्सर आना जाना रहता है अंडमान से, वो वापस अपने घर आते हैं, तो उनके लिए फेयर का एक हमेशा इशू बना रहता है, ठीक है। फेयर का ऐसा सीन है वहाँ पर कि ये वेरी करते रहता है, ठीक है। आपका जनवरी फरवरी में, फिर आपका दिसंबर के टाइम पे फेयर ज़्यादा रहता है। मतलब जब अगर लोग घूमने के लिए जाएंगे तो फेयर उस बढ़ टाइम फेयर बढ़ जाता है। कितना हो जाता है बढ़ के? दिसंबर के टाइम पे ना, दिसंबर में एक आइलैंड फेस्टिवल होता है वहाँ पे, तो आइलैंड फेस्टिवल और क्रिसमस, ये दोनों फेस्टिवल के टाइम पे या फिर उसके आगे पीछे वाले डेट में, 25 दिसंबर के पहले वाला डेट ले लीजिए या फिर उसके बाद वाला डेट ले लीजिए, उस टाइम पे फेयर 30 to 40,000 भी रहता है, ठीक है। और अगर सबसे लोवेस्ट अगर बात करेंगे तो वो 3500 या 3300 के आसपास में भी मिलता है आपको। मतलब 3500 से 4000, 40,000, 40,000। मतलब जो मिनिमम होता है वो 3500 4000 के आसपास आता है, जो मैक्सिमम होता है वो 30-40 तक जा सकता है। हाँ, और एवरेज में अगर आप लेकर चलेंगे, दुर्गा पूजा के टाइम आप रख लीजिए, सितंबर का टाइम रख लीजिए, वहाँ पे 5 से लेकर 9,000 के बीच में आपको टिकट वगैरह का प्राइसिंग रहता है, ठीक है। तो जो सैलरी आपको मिलेगा उधर, तो इसमें भी जाएगा, तो आप ज़्यादा बार घर आ जा नहीं सकते हैं, ये भी एक इशू रहेगा। आपको अगर 3 दिन का छुट्टी मिला तो आप तो उसमें सोचिएगा कि हम अंडमान में ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल। कलकत्ता अगर किसी का है तो वो जा सकते हैं, कलकत्ता से जिनका अंडमान पोस्टिंग हो गया क्या? कलकत्ता से जिनका अंडमान पोस्टिंग है उनके लिए भी आना जाना कंसर्न नहीं है, पैसा के मामले में। और सीएल मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी तो होता है ऑफिस में, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे प्रिपरेशन जो किए थे तुम, ठीक है, तो उसका बता दो कि मेजर क्या रहा था, क्योंकि प्रिपरेशन तो बहुत दिन से करते आ रहे थे, तो आखिर इस बार क्या हुआ जो कि एमटीएस में सिलेक्शन हो गया? मतलब फाइनल तो रिजल्ट यही देख रहा है लोग, एफर्ट तो पीछे का जो आ रहा है वो सब अभी जीरो दिख जाएगा, ठीक है। मेरे केस में क्या था कि 22 वाला जो सीजल था ना, वो हम लोग दिए थे, काफ़ी मेहनत करके दिए थे, काफ़ी अच्छे से दिए थे। प्रिपरेशन तो हम लोगों का काफ़ी टाइम से चल रहा था, मेनली सीजल के लिए चल रहा था। और उसमें शायद एक क्वेश्चन के कारण नहीं, एक क्वेश्चन के चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि अब देखिए, आपका जो प्रिपरेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके तैयारी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितना आपका जो सिलेक्शन होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे आपका खुश रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जितना खुश होकर प्रिपरेशन आप करेंगे, ठीक है, कर पाएंगे, तो उतना ज़्यादा आप ग्रास्प करेंगे, ठीक है। तो 22 वाला सिचुएशन ऐसा था कि मेरे केस में कुछ फैमिली रिलेटेड इशू कुछ आ गया था, फाइनेंशियल बर्डन मेरे ऊपर बढ़ गया था। तो हम तैयारी बहुत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट एक होता है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप एक ही डायरेक्शन में आप जो है खूब मेहनत कर रहे हैं, बट आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। फल इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप खुश नहीं हैं अंदर से। प्रिपरेशन करने के टाइम पे आप खुश नहीं हैं, आप किसी अदर प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, मतलब आपका दिमाग बटा हुआ है। आप मेहनत कर रहे हैं बट आपका दिमाग बटा हुआ है, इससे आपका जो एनर्जी है वो चारों तरफ ये डिसिपेट हो रहा है, ठीक है। तो आप सही तरीके से आप एक जगह पे वो अपना ये नहीं दिखा पा रहे हैं, एफर्ट नहीं दिखा पा रहे। मतलब आप इस बार फोकस्ड हैं, इस बार इसलिए आपका हो गया। हाँ, तो 22 वाले में क्या हुआ था कि 22 वाले में मेहनत करके थोड़ा परेशान हो गए थे, ठीक है। अब लग रहा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग एसएससी सीजीएल का जो प्रिपरेशन कर रहे थे, ये तो पहले से कर रहा था, हम 2016 में आए थे, ठीक है, और उसके बाद से लेकर अभी तक सिलेक्शन मेरा हुआ ही नहीं था सीजीएल में। इसका हल्का हल्का प्रिपरेशन जो है 2013-14 में वो एमबी बुक बनाना चालू कर लिया होगा तुम? नहीं, एमबी वगैरह 2015-16 में वो ऐसे ही उस समय देखते थे अपने सीनियर को तैयारी करते हुए, तो उस समय तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो 1 साल 1.5 साल हम वोकैब वगैरह याद करते थे, मतलब ऐसे ही मेहनत करते जा रहे थे रैंडमली।
अपने एक मतलब आप बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश वाला जो बेस होता है, जो अच्छा नहीं था पहले से, हाँ उसको सुधार रहे थे। हाँ, हम एक जगह इसको क्लियर करना हम ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं कि हम तैयारी करके आए और इसको जो है 3 महीने में निकाले, 1 महीने में निकाले, लेकिन हम इसको थोड़ा राव रखना चाहते हैं कि पहली बार जो तुम एसएससी के बारे में सुना और बुक जो लाकर पढ़ा एमबी का, कहीं ना कहीं वो सब नॉलेज शुरू तो हो चुका था एसएससी से रिलेटेड, ये तो वो 2015 था, यही ना? 2015 वो जो मतलब पहली बार जो एमबी पब्लिकेशन का जो बुक लाकर ये वोकैब देखा वो 2015 था। फिर वहां से प्रिपरेशन करते 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 एक फाइनल सिलेक्शन जो बोला जाए तो ये 2023 में आया, एसएससी एमटीएस में आया। हाँ, इसके पहले सीजीएल 22 का जो था उसमें जो है इसको एक नंबर से मतलब एक क्वेश्चन था, 4 नंबर होता है ना, तो अगर वो गलती नहीं करता तो इसको जो है कोई ना कोई पोस्ट मिल जाता, पीए से मिलता। और इसके पहले बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में प्रिपरेशन 15-16 से जब स्टार्ट किए थे तो उस समय कुछ पता नहीं था कि जाना कहाँ पे है, डायरेक्शन एक रीजन था और इतना डिले होने का सिलेक्शन। और एक प्रॉब्लम ये था कि कुछ फाइनेंशियल वगैरह कुछ प्रॉब्लम था, तो जिसके चलते हम लोग कहीं पे कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे थे। और अपने से जो एक होता है कि मेरा अगर इंग्लिश वीक है, मतलब जो चीज़ हम अपने से सुधार कर सकते हैं, जैसे मेरा इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली खुद से भी किया जा सकता है, वैसा कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है, आप उसको खुद से भी पढ़ के, जैसे मेरा जो केस है, अब हम पढ़े हैं सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन इंग्लिश का जो बेस बोलेंगे ना, जैसे आप ग्रामेटिकल जो बेस हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो मेरा कुछ अच्छा नहीं था, तो हम क्लास 5-6 का ग्रामर का बुक निकाल के उसको 3 महीना 4 महीना उस चीज़ को पढ़ के ट्रांसलेशन बना के, जो एक होता है ना, जो आप जो पहले जिस चीज़ पर आपको पहले मेहनत करना चाहिए था, आप जो चीज़ पहले मेहनत नहीं की है, तो जो गड्ढा पहले आप तैयार करके रखें, पहले आप उसको भरिए, जो आपका जो बेस इतने दिन में जो आपका खराब था, अब उसको ठीक करिए। तो वही हम उसको ठीक कर रहे थे, तो 1-2 साल तक हम तो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे थे, कुछ भी करते आ रहे थे। तो ऐसे करते करते हम तो सीजीएल के बारे में अच्छे तरीके से 2016 में हमको पता चला था सीजीएल के बारे में, ठीक है। तो हम फिर प्रिपरेशन करते थे, उस सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करे थे, सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन करे थे। उस समय आपको पता होगा कि उस समय नॉर्मलाइजेशन वाला कोई बात नहीं था, ठीक है। तो उस समय डिपेंड करता था, उस समय जो सिलेक्शन डिपेंड करता था वो कहीं ना कहीं लक पे भी डिपेंड करता था। उस समय भी 17-18 में भी ठीक ठाक लेवल पर आ गए थे। पहले एमटीएस पहले 2 स्टेज में होता था, तो 2017-18 में मेरा पहला एमटीएस वो निकला, ठीक है। तो उस समय सीएचएसएल के लिए भी प्रिपेयर्ड थे, सीएचएसएल वाला एग्जाम भी वो निकल सकता था, बट उस समय सिचुएशन ऐसा था कि नॉर्मलाइजेशन का जो सीन था उसमें क्या होता था, 40 शिफ्ट में 45 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। अब किसी कोई कैंडिडेट को नॉर्मल शिफ्ट मिल गया तो उस शिफ्ट में लीड ले लिए, अब किसी को टफ शिफ्ट मिल गया, तो ऐसा वाला सीन हम लोगों के साथ था। मतलब फुल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं थे, बट उस समय हमारा जो प्रिपरेशन था कहीं ना कहीं लक पे भी डिपेंड कर रहा था और थोड़ा हम लोगों में खुद का भी कमी था, मतलब हाँ कमी भी था, दोनों सीन था हमारे साथ। बट 2019 में क्या हुआ कि 2019 से मेरा एग्जाम निकलना शुरू हुआ। अच्छा, एक तुम्हारा था ना एसएससी सीएचएसएल का, जो कि जिसमें कि बना कर आए थे कितना 76, जिसमें 75 वो से हुआ था इस तरह का। वो एक्चुअल में वो 21 वाला सीएचएसएल था, 2021 का सीएचएसएल था। उसके पहले उसमें कितना बनाया था 2021 का जो सीएचएसएल था? 2021 वाले सीएचएसएल में हमको 159 नंबर के आसपास में था प्री में, ठीक है। तो उस समय क्या था कि डिस्क्रिप्टिव होता था, तो डिस्क्रिप्टिव में मुझे लगा कि मैं 60-65 नंबर लाके थोड़ा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कुछ फायदा वहाँ से उठा लिया जाएगा, क्योंकि उसके पहले तो हम लोग जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो रहे थे, तो ईडब्ल्यूएस का भी कोई सीन नहीं था। जब से ये आया उसको कट ऑफ थोड़ा कम इसका जा ही रहा है हर बार। तो ऐसा लगा कि डिस्क्रिप्टिव देकर डिस्क्रिप्टिव में 60% नंबर अगर मिल जाता है तो 160 और उधर का 60% नंबर मिला के कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन तक चले गए। बट हुआ ऐसा कि डिस्क्रिप्टिव में 48 नंबर मिला, तो 48 नंबर काफी कम था। उसका भी रीजन है, उसमें पूछा गया था किसके, बस्तर के बारे में, ये ना डिस्क्रिप्टिव जो था। हाँ, बस्तर एक क्वेश्चन था कि आप बस्तर जिला के नागरिक हैं और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि यहाँ पर जो भी नक्सलाइट से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको एक हायर अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन लिखना था कि आपको एक मतलब नॉर्मल सिटीजन, मतलब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के नॉर्मल सिटीजन होने के नाते आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। ये हिंट नहीं दिया गया था कि वो बस्तर जो है नक्सलाइट प्रोन एरिया है, तो जनरली जब बस्तर इसको मिला तो ये क्या किया, नक्सल वगैरह का भी उसमें कुछ चर्चा किए थे। हाँ, और सब कुछ तो ठीक ही था, नॉर्मल सा एक ऐसे भी आया था जो अधिकार से रिलेटेड जो रहता है पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो ये रहता है, अच्छा। मूल अधिकार से रिलेटेड एक ऐसे आया था, मूल अधिकार के बारे में ही एक ऐसे लिखना था। नॉर्मल टॉपिक था, सब लोग जान रहे थे, और इस तरह का फिर एक एप्लीकेशन आया था। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही गया था, बट उस समय डिस्क्रिप्टिव को लेकर बहुत ज़्यादा इशू उठ रहा था। तो डिस्क्रिप्टिव का एक तरह से समझिए कि रोल क्या है ना कि लक वाला एक रोल प्ले कर जाता था डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम। अब कोई कैंडिडेट, नॉर्मल कैंडिडेट भी हैं, तो हो सकता है अगर उनका लक अगर कुछ ठीक ठाक रहा तो उनको 60 नंबर 65 नंबर मिल गया। अब कोई अगर अच्छा भी लिखे हैं तो उनको भी होता था कभी कभी कि यूएफएम आ गया था, यूएफएम लगाकर उनको डायरेक्ट हटा दिया जाता था। या फिर कोई अच्छे से लिखे हैं, अब उनका चेक थोड़ा वियर्ड तरीके से हुआ तो उनके केस में भी नंबर उनको कम मिला। तो ये सब मिला जुला कर ये सब रीजन के चलते उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। फिर मेरा सीपीओ में भी रिजल्ट आया, रेलवे में भी रिजल्ट आया, आईबी में भी रिजल्ट हुआ मेरा, बट कहीं पे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनल सिलेक्शन जो मेरा नहीं हुआ, इसमें अपना भी कुछ दोस्त था, मतलब हम लोग एक तरह से लूप में फंसे हुए थे, ठीक है। मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, सपोज आप 1 साल का समय ले रहे हैं, ठीक है, तैयारी के लिए, तो आप 1 साल पूरी तरह से दीजिए उस तैयारी को,
मतलब एक साल फिर छोड़ दीजिए कि आप कोई अदर फैक्टर भी है करके कुछ मतलब आपके साथ, ठीक है। आप एक साल आप डेडिकेट होकर तैयारी दीजिए वहाँ पर, अपने हॉबी को, अपने मतलब जो भी है इन सबको थोड़ा सा कम करके। अब जैसे कि किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को अदर कोई एक्टिविटी पसंद है, तो आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मन मारना पड़ता है, थोड़ा सा अपने शौक का थोड़ा सा बलिदान देना पड़ता है कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं। 6 महीना 7 महीना का जो प्रिपरेशन होता है एक सही तरीके से, आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, आपको आपके रिजल्ट के बारे में मालूम है कि ऐसा करने पे ऐसा रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर 7 महीना 8 महीना साल भर आप समय दीजिए, और आपका एग्जाम आप एकदम 100% है कि आपको कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसका रिजल्ट आपको सीएचएसएल में मिल जाए, सीजीएल के लिए कर रहे हैं आईबी में आपको दिख जाए, सीपीओ में दिख जाए, कहीं का किया हुआ कहीं और दिख सकता है, ठीक है। बट जो भी होगा वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। मतलब एक जो बेसिक सिलेबस है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हाँ। जीके, इसको आप थॉरोली जो है 6 से 8 महीना साल भर में आप समय लगेगा, जो समय जिनका बेस कमजोर है उनको तो साल भर लगेगा, हाँ। ठीक है, उनको 1.5 साल लगेगा, साल भर उनको पूरा कंटेंट रेडी करने में लग जाएगा, और अंतिम का 6 महीना उनको मॉक वगैरह देने में लगेगा, ठीक है। तो वो पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, मतलब कहीं फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तब आप अपने हॉबी को भी करिए, ठीक है। तब आप ऐसा मत करिए कि आप तैयारी के लूप में फंस के अपना सब कुछ आप दे रहे हैं, क्योंकि जब आप एक साल आप पूरी तरह से अपने आप को झोंकिएगा उस जगह पे ना, आप बहुत हद तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मतलब तब मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि वो जो चाहते हैं जॉब जिसके लिए प्रिपरेशन करें वो उनको मिल जाता है, साल भर जो देते हैं कैंडिडेट अपना पूरा डेडिकेट होकर, उसके बाद उनको शिकायत करने का मौका कम ही मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर मान के चलिए कि बहुत फैक्टर है कि कुछ नहीं हुआ, जैसे अभी जो है एसएससी का प्रिपरेशन करना मतलब खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि अभी एडीपीटी का जो चल रहा है पूरा, ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए बहुत बुरा चीज है कि क्या होगा, कब स्लॉट बुकिंग होगा, क्या मतलब ये सब क्या से क्या आ रहा है पता नहीं। ये मतलब ये तो सिचुएशन को भी एनालाइज कर लेना, ये नहीं कि आंख बंद करके हम एसएससी का तैयारी कर रहे थे तो हम एसएससी में ही लेंगे। आप अपना टारगेट रखिए कि आपका जो बेसिक है, आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो एक स्टैंडर्ड लेवल पे मैथ्स पढ़ लिए, आपका एडवांस मैथ भी आपका कवर हो गया, फिर आपका जो कमर्शियल मैथ है वो भी आप कवर कर लिए। जीके अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी सीसेट, हम ये नहीं बोलेंगे यूपीएससी मेंस का आपको जीके पढ़ना है, एटलीस्ट प्री वाला जो जीके होता है, जो सीडीएस लेवल का जो जीके है, उस लेवल का जीके हम प्रिपेयर कर लिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा वो नहीं, यूपीएससी सीडीएस का जो जीके होता है वो सीसेट से कम लेवल का होता है, वो जीके आपको सीजीएल वाले जीके में आपको फेवर करेगा। मतलब हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप स्टार्टिंग का सीजीएल एसएससी का जो जीके है वो पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, जो मतलब अगर मैं ये जो भी मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेंस को देखकर बता रहा हूँ, ठीक है, मेंस को ध्यान में देखकर ये चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमको लग रहा है एसएससी का जीके के लिए जो है हम लोगों को वो सीसेट वाला बहुत ज्यादा हो गया, हम लोगों को एनसीईआरटी और जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। असल में क्या है यहाँ पे कि पिछला जो क्वेश्चन जो आया है, सीजीएल का जो क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन अब जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखेंगे तो ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे इस मतलब सीएपीएफ का सीडीएस का प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, आप एनसीईआरटी पूरा करिए, सीडीएस तक का जीके ठीक है, हाँ उसका जीके लगाना है आपको। उसी सेट मतलब एक अलग लेवल हो गया। हम एक्चुअल में मेरा ये बोलना है कि आप सबसे पहले सीडीएस वगैरह का जो डिफेंस सेक्टर का जो भी आपका एग्जाम हो रहा है, सीएपीएफ का एग्जाम हो रहा है, सीडीएस का एग्जाम हो रहा है, इसके जीके को आप जब आप लेकर चलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको सीजीएल मेंस में आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। प्री और मेंस का जो जीके है सीजीएल का, वो दोनों अभी तक दोनों का अलग अलग सीन रहा है। प्री में आपका स्टैटिक जीके का कभी बहुत ज्यादा ये कर दिया जाता है, कुछ उटपटांग कुछ पूछ दिया जाता है, जिसका मतलब प्रिपरेशन से कुछ खास लेना देना नहीं, उस तरह का जीके पूछ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, मतलब वो सीसेट वाला बात तो हमको अभी मतलब क्लियरली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीसेट आप सीसेट वाला ही प्रिपरेशन कीजिए, आप अपना जीके को एनसीईआरटी से प्रिपेयर करते हुए एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, और जो यूपीएससी सीडीएस का जो पेपर है, सीएपीएफ का पेपर है, आप उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो अब बहुत उसमें सुधार हो चुका है। अब सपोज एक क्वेश्चन है कि एक ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आ गया कि हमको कावेरी नदी, जैसे साउथ में कावेरी नदी जो बहती है उसका कोर्स क्या क्या है, ठीक है, वो कौन कौन से एक मतलब अरेंज करने के लिए दिया गया कि पहले वो किस डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही है, वो अरेंज करके दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैप का जानकारी होना चाहिए, या फिर कैसे वो उसका फिजिकल फीचर वहाँ का क्या है उसका जानकारी होना चाहिए, तो ऐसे में आपको देखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो आपको बहुत फायदा करेगा इस केस में। ओके, मतलब ओवरऑल आपको प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर रखना है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आपको यहाँ तक का प्रिपेयर करके जाना है। आप स्टार्टिंग में ना लेकिन जो 70 to 80% आपको जो है वही जो पुराना वाला वो करके ही जाना है, नया जो है वो आप प्रीवियस ईयर पे आप स्टिक करिए, ठीक है। साइंस तो आप साइंस का भी सिचुएशन ऐसा रहता है कि अगर आप सीजल वाले साइंस वगैरह देखते हैं, ऐसा भी नहीं रहता कि 10 तक ये साइंस से मिलता है, कुछ चीज़ ये 11 से लेगी, जैसे साइंटिफिक नेम वगैरह का जो ये करते हैं, वो सेल साइकिल का जो टीचर वगैरह पढ़ाई देते हैं। हाँ, तो मतलब आपको देखना पड़ता है, मतलब आपका सिलेबस है कहीं फिक्स पैटर्न पर नहीं, आपको वो करना पड़ता है उस तरह से। तो ऐसे में आपको प्रीवियस ईयर आपको बहुत फायदा करेगा। आप जो सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उससे स्टिक करके रहिए, ठीक है। और बाकी जो इधर आप सीडीएस के लिए आप सीडीएस का कुछ मैथ्स वगैरह भी आप कर सकते हैं, मैथ्स में भी आपको फायदा होगा। जीएस वाले सेक्शन में जीएस का आप करते हैं वहाँ पे भी आपको फायदा होगा। अब जैसे इकोनॉमिक्स में आपके सीजीएल का भी इकोनॉमिक्स होता है, सीजीएल इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो
ऑलमोस्ट वो 11th को पूरा टच किए हैं। ठीक है, लेकिन अभी उसमें अगर देखा जाए तो उसमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ दे रहा है? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें ज़्यादा होगा जीके में उसको ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो रेयर आ रहा है जैसे इकोनॉमिक्स का अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है या 3 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अभी तो उसको कर लेना है। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इग्नोर करके आप चल सकते हैं, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है और जितना आप जीके पे इन्वेस्ट करेंगे मेंस में उससे ज़्यादा आपको इंग्लिश काम देने वाला है। आप इंग्लिश को करिए और जीके का जो सिलेबस है एसएससी का उसको थोरली पढ़ लीजिए। और अगर एसएससी का लेवल कुछ है तो उससे थोड़ा आप अप ही रखिए। इसका सीसेट वाला जो मुद्दा है या फिर ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो है कि लेवल अब हम लोग कर लेते हैं, यही ना। आप सीजीएल के लिए पहले प्रिपरेशन कीजिए, सीजीएल लेवल का जो जीके है उसको पढ़िए। हाँ। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है सीडीएस वगैरह का, इसको जब आप अगर सही से कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपको मौका मिलता है तब आप देखिए इतना आप अगर कर लेते हैं तो यही आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये रहा प्रिपरेशन वाला कि थोड़ा सा कैसे क्या करना है। और क्या, बस यही है, तैयारी करते 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 एक दिन हो ही जाता है और अगर नहीं हुआ तो कुछ और होगा। और यही बोलना चाहेंगे कि जब भी आप तैयारी करते हैं ना तो बिना फल के बारे में, बिना किसी रिजल्ट के बारे में आप सोचे हुए आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप डेडिकेटली जो है आप साल 1.5 साल अपने पे समय दीजिए। कोई भी पोर्सन आपको जीके अच्छा करना हो, मैथ्स अच्छा करना हो, रीजनिंग अच्छा करना हो, इंग्लिश अच्छा करना हो, तो आप अच्छे से अच्छे टीचर को आप फॉलो कीजिए। अच्छा से अच्छा कंटेंट आप मैक्सिमम जो हो सकता है, एक स्टैंडर्ड जो हो सकता है अपने, मतलब बोलते हैं ना कि रेस द बार, ठीक है। आप अपने जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा ऊपर रखिए। साल भर जब आप समय दे देते हैं एक अच्छा कंटेंट तैयार करने में, जब आपका सब कुछ मजबूत हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन रहेगा जब आपका रीजनिंग भी अच्छा रहेगा, मैथ्स भी अच्छा रहेगा, जीके भी, इंग्लिश भी अच्छा रहेगा, तो आप एसएससी के अलावा कोई एग्जाम, सपोज एफसीआई का कोई एग्जाम आ गया या फिर कोई इंश्योरेंस रिलेटेड कोई एलआईसी का कोई एग्जाम आ गया, ठीक है, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई एग्जाम आ गया जहाँ पे एडवांस मैथ वगैरह का पोर्शन कुछ कम रहता है या कुछ ऐसा कुछ रहता है, आपको कुछ अगर देने का अगर मौका मिलता है तो आप वहाँ भी आप दे सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप जब साल सवा साल जब अपने आप को देते हैं, अपने स्किल पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे आप अपना तैयारी को आप ये कर सकते हैं, अपना मोल्ड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ये कर सकते हैं, आप मुड़ सकते हैं उस टाइम पे। आप जो भी देंगे आपके फेवर में होगा। आप अपना कुल्हाड़ी आप धार करके रखिए, पेड़ काटने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। मतलब जनरली अगर हम मैथ वगैरह के बारे में देखें तो यूट्यूब से किया जा सकता है। यूट्यूब से करिए। टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है वो लगाइए। सीडीएस का जो क्वेश्चन आता है एडवांस मैथ्स का, सीडीएस के क्वेश्चन खास करके मैथ्स में अभी मतलब अपना एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब सीडीएस में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, खास करके नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन जो सीडीएस में रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। और एडवांस मैथ का जो क्वेश्चन रहता है उसको बहुत एग्जाम उसको कॉपी करते हैं, सीडीएस वाले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। मतलब आप अपना लेवल अप करते रहिए, आप मैक्सिमम एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट बुक का जो सेक्शनल है वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, हर चीज़ के लिए ये रामबाण है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप टेक्स्ट बुक का सेक्शनल निकालिए और उसको बनाइए दबा के। उसको बनाने के बाद जो है आपका प्रिपरेशन एक बोलता है ना रॉकेट स्पीड के जैसा पकड़ देता है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो सब, और जो भी उसमें क्वेश्चन के नीचे होगा उसको आप अपना कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको रिवाइज करिए। या फिर आपके पास अगर एनफ रिसोर्स है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट आउट करके उसको पिनअप करके आप डायरेक्ट उसको ये कर लीजिए। टैब है तो टैब में फिर आप उसको एडिट करके रखा करिए। मतलब कहने का मतलब है ये जो एसएससी का जो टेक्स्ट बुक जो सेक्शनल मॉक दिया हुआ है या एनसीईआरटी का भी उसमें होगा सेक्शनल, जो भी है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ सेक्शनल पकड़ के आप बहुत हद तक प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। आपका जो एक होता है ना कि वो प्रिपरेशन का जो 60% है, आपका जो फाउंडेशन है उसमें स्पीड एक्यूरेसी का जो मायने जो होता है वो आपका वहाँ पे तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा एज लेने के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने, मतलब जैसे आपको अच्छा करना है, इसको बेहतर बनाना है, थोड़ा समझ को बेहतर बनाना है, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन को आपको देखना है, तब जाकर आप इधर उधर आप देखते हैं, खंगालते हैं। कुछ कैट का जो कुछ बेसिक क्वेश्चन होता है उसको आप देख लिए, या फिर सीडीएस का जो क्वेश्चन रहता है उसको देखते हैं, तो आपका थोड़ा सा एक ब्रोडर पर्सपेक्टिव जो आपका डेवलप होता है। कोई नया क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपका एक समझ डेवलप होता है। और टेक्स्ट बुक वगैरह आपको क्या करेगा, आपको तैयारी के साथ जुड़े रखेगा, आपको एक टाइम फ्रेम देता है, उसमें आप उसका एक सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। इस टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन भी काफी बेसिक तरीके से बताते हैं, वो समझदारी डेवलप करने में बहुत फायदा करता है। एक आपको टाइम देता है तो आपका एक्यूरेसी खुद ब खुद ठीक होने लगता है। आप जब वहाँ पर सेक्शन लगाते हैं तो आपको जब आपका नंबर का मान आता है तो आप वहाँ पे अपने आप में सुधार करने का कोशिश करते हैं। तो जो आपका बेसिक चीज़ है, कैलकुलेशन का जो पार्ट हो गया, आपका स्पीड का पार्ट हो गया, एक्यूरेसी का पार्ट हो गया, वो बहुत हद तक वहाँ से आपका ठीक होता है और ठीक होने के लिए वो प्रेरित भी करता है। और हमको एक अच्छा लगा ये आरबी शुभम जैन जो है भैया, उनका हमको अच्छा लगा कि हम लिए हुए थे वो ऑफिसर बैच वाला। इस बार भी हम पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई नहीं कर पाए। उसमें देखे थे इस बार सीजीएल के पहले वो मॉक टेस्ट के फॉर्म में लाकर दिए थे, जो भी कोर्स लिए थे उनके लिए वो फ्री था, पेड प्रमोशन वगैरह ना टेक्स्ट बुक का ना आरबी का। तो उसमें जैसे क्वेश्चन था, जैसे कि आपका
टाइम एंड वर्क है या फिर पाइप एंड सिस्टम है, तो उसका 12-13 टाइप का सवाल आ रहा है, तो उसको बनाने के लिए, हर एक सवाल को बनाने के लिए विद इन 30 सेकंड टू 40 सेकंड या फिर 50 सेकंड भी ले लेते हैं। तो जो टॉपर है वो उसका 15 टाइप अगर है तो 15 टाइप को भी विद इन जो परफेक्ट टाइम होगा, एकदम आइडियल टाइम मान लेते हैं कि अगर 30 सेकंड है तो वो उसको 28 सेकंड में कर देगा। हम लोग क्या होंगे, हम लोग उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है 1-2 तक, तो हम लोग उसको 5 सेकंड 10 सेकंड तक उड़ा देंगे। लेकिन जब वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेट आया छोड़ दिया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, इफिशियंसी इतना कर दिए या फिर इतना परसेंट ये करना है, इस तरह का अगर करना चालू किया तो उसमें फिर क्या होता है कि हम लोग का टाइम लगने लगता है। हम लोग सॉल्व करते हैं उसको, लेकिन हम लोग 1 मिनट लेते हैं, तो वो जो गैप है ना 28 सेकंड और वो 1 मिनट का, वो जो है आपके बीच में जो है रैंक डिसाइड कराएगा। आप आगे जो है जीके का 3 क्वेश्चन ज़्यादा बनाइएगा, वो बात बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो परफेक्ट वे है, जैसे कि अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है और उसको देख के 7 और 3 है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है और लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, तो उसको सीधा ऑप्शन नंबर में अगर मान लेते हैं सी में लास्ट में 1 बाकी में 0 और 2 कुछ है, तो आप सीधा उसको टिक करके जा सकते हैं। ये तभी आएगा जब आप कलम लेके टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मारिएगा, या फिर वो आरबी शुभम जैन वाले का अगर भैया का अगर होगा उनका, तो आप उसमें जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो हमको बहुत ही अच्छा लगा मेरे पर्सपेक्टिव में, नहीं, वो एक्चुअल में अच्छा है भी। शुभम सर का हमको वो आपको तैयारी के साथ बिल्कुल स्टिक करके रखता है। आप सब कुछ जो भी एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो स्पीड एक्यूरेसी मायने रखता है ना, तो ये चीज़ उनको देते हैं। और मॉक वगैरह अब जितना वैरायटी ऑफ मॉक्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखते होंगे कि कोई बेसिक क्वेश्चन भी है, बट अगर एक मॉक वाला जो है उसी बेसिक क्वेश्चन में कैलकुलेशन को थोड़ा सा टिपिकल बना के रखे हुए हैं, कोई दूसरा मॉक है जो उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला पार्ट को नॉर्मल बना के रखा है। तो जब आप वैरायटी वाले मॉक को देते हैं ना, तो नया नया कैलकुलेशन जब आपको मिलता है, खास करके अरबी वाले में जो हम भी दे रहे थे, उसका सेक्शन मॉक दे रहे थे, तो उसमें क्या है कि कैलकुलेशन वाले पार्ट को वो थोड़ा सा टफ बना के रखें, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला जो सीन आता है, तो आप जब उस तरह से वो लगाते हैं, जितना बार मॉक लगाते हैं, तो आपको ये हो जाता है, मतलब आपको याद भी हो जाता है वो चीज़, ठीक है। आप मतलब आप साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगा, आपको ये पता नहीं चलेगा, आप समय के साथ भी रहेंगे, आपका कैलकुलेशन भी बढ़िया हो जाएगा, ये सब है। लेकिन हमको जो मतलब समझ में आया, जो अगर हम लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो आरबी का जो बैच था उसमें जो बच्चा पढ़ रहा था और जो जैसे ये लोग टेस्ट दिया है, तो क्या होगा, जैसे कि हम वो सारा टाइप पढ़ चुके हैं और हमको विद इन 30 सेकंड हमको बनाना है। और आरबी में एक चीज़ है कि अगर एक लेक्चर है उसमें 15 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, 15 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद क्या किया जाएगा ना, उस 15 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा, ठीक है, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें एक आइडियल टाइम भी रहता है, तो आप जनरली अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे कि जितना भी टाइम लेना ले लीजिए और उसको अटेम्प्ट करिए लेक्चर के बाद। फिर उसी का टेस्ट फॉर्मेट रहता है कि 15 क्वेश्चन को तुमको करना होगा 20 मिनट में। आइडियल जो टाइम होता है वो शुभम सर डाल दिए रहते हैं। उसको हम देखें कि जब हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, कॉपी में लिखा रहता है मेरा सॉल्यूशन, हमसे नहीं सॉल्व हुआ, कॉपी में फिर से देखे फिर बनाए, तो जो मेरा वो टाइम जो है, ठीक है, जैसे कि अगर ये जो है उस क्वेश्चन को, मतलब उस पूरे टेस्ट को बनाने में, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि टॉपर के साथ कंपेयर कराते हैं, वहाँ पे टॉपर के साथ कंपेयर कराते हैं। अब उसी क्वेश्चन को मान के चलिए 15 क्वेश्चन दिया हुआ है मॉक में, 15 क्वेश्चन है, 15 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन में 30 सेकंड लगा, आपको नॉर्मल किसी कैंडिडेट को नॉर्मल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनाने में 30 सेकंड लगा, टॉपर उसको 20 सेकंड में उसको कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको एक कंपेयर करने का, खुद को कंपेयर करने का एक मौका मिलता है। अब कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, वहाँ पे टॉपर को भी 1.5 मिनट का समय लग रहा है, आपको वहाँ पे 3 मिनट लग जा रहा है, तो आप वहाँ पे अपने आप को देख पा रहे हैं, मतलब आप जब उसके साथ कंपेयर करते हैं वहाँ पे, तो आप देखते हैं कि आप बहुत लैग कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक सीखने का मौका मिल रहा है। और हम ये बोल रहे थे, जैसे कोई चैप्टर बेस्ड है, परसेंटेज का मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन अगर पढ़े हैं, तो उस 15 क्वेश्चन का डिफरेंट जो लेवल है, वही बात है कि उसको मॉक के फॉर्मेट में वो दे दिए, वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और उसमें जो है टाइम, अगर मतलब कम टाइम में आपको ग्रो करना है तो वो हमको अच्छा लग रहा था। बाकी टेक्स्ट बुक तो बेस्ट है, वो तो कर ही रहे थे। उसमें है कि आपको हर टाइप का नहीं मिलेगा, बट जो एग्जाम में आने वाला है वो 85% टू 90% वो जो है टेक्स्ट बुक आपको ला कर दे देगा। अभी एडिक्विटी तो थोड़ा कमाल कर रही है, तो इसका कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बाकी ठीक है। मतलब आप टेक्स्ट बुक को जनरली फॉलो कर सकते हैं, उसका सेक्शनल जो भी है और सब भी जो एग्जाम है वो भी ठीक ही है। तो और कुछ बताएगा या फिर? और तो वैसा कुछ बताने लायक वैसा कुछ तो है नहीं। और अगर वैसा कुछ आप लोगों को लगेगा कि कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेल वगैरह दे। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा मन में आपको, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या है ना कि एक नॉर्मल सा एक पॉडकास्ट में या फिर इस तरह से अगर आप लोगों के साथ बात करके हम अपने पूरे जर्नी को यहाँ पे समअप नहीं कर सकते हैं। 1 घंटे में आपको नहीं बता सकते हैं, 8 साल 10 साल नहीं बता सकते हैं। 8 साल 10 साल में बस प्रिपरेशन नहीं रहा है, इसमें एक जर्नी है, ठीक है, इसमें बहुत चीज़ सीखे हैं। अब क्या होता है ना कि हो सकता है आप जिस सिचुएशन में हम लोग तैयारी किए हैं, हो सकता है उससे बदतर कंडीशन में आप तैयारी कर रहे हो या फिर बहुत अच्छे कंडीशन में तैयारी कर रहे हो। तो हम लोग अपने जर्नी में क्या सीखे, हम लोग यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना नहीं है कि आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है वैसे करना है, हम आपको अपना एक अनुभव बताने हैं। हो सकता है मेरे अनुभव से जब आप अपने अनुभव को जब आप रिलेट करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ समय बच जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना कुछ प्रॉब्लम अगर आप हमको बताएंगे, शेयर करेंगे, तो कुछ हम आपको ऐसा कुछ बता पाएंगे जो हो सकता है कि आप 2 साल से किसी एक ऐसे चीज पे फंसे हैं, आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हो सकता है मेरे
किसी एक नॉर्मल सा कोई आप इंसिडेंट आपको बता देंगे तो हो सकता है वो सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। हमको तो लग रहा है कि 80% जो है प्रॉब्लम जो हो रहा होगा जिनको कि मास और स्पीड का, अगर वो टेक्स्ट बुक सेक्शनल डालेंगे, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक सेक्शनल का मैथ अगर दिन का 4-5 अगर मारना चालू कर दिए, ठीक है, तो हमको लगता है उनका आफ्टर 15 डेज जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ईजी चीज था और हम इसको इग्नोर कर रहे थे। तो वही होता है कन्वर्सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है हम लोगों के लिए ईजी चीज हो और आप लोग को कुछ बेनिफिट मिल जाए। ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप बिल्कुल न्यू कमर हो इसमें और आप एमलेसली आप मतलब पढ़े जा रहे हैं किसी भी चीज को, आपको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, ठीक है, तो हम आपको एक ऐसा रूट आपको हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा भी सक्सेसफुल नहीं है, बट आपको एक ऐसा रूट बता सकते हैं, एक ऐसा रास्ता आपको दे सकते हैं जो समय बचा जो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक समय के साथ आपको जगह पे आपको ले जाएगा, ठीक है। आप और एक जो लूप जिसको कहते हैं ना कि तैयारी का जो लूप होता है, अब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इस लूप में फंस के अपना बहुत प्रीसियस टाइम मतलब वो दे देते हैं, ठीक है, जिस टाइम में उनको अलग अलग चीज़ों पे काम करना रहता है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक ही सजेशन है, 1.5 साल रगड़ के मेहनत करिए, एग्जाम निकालिए और उसके बाद अपने लाइफ को पूरा एंजॉय कीजिए। जो अदर एस्पेक्ट है लाइफ का उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कीजिए, उसको जीना सीखिए, क्योंकि तैयारी सब कुछ नहीं होता है। तैयारी हमारे लिए क्या है, खाने रहने का अपना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक माध्यम है। और ये हो सकता है जैसे कि जिस एग्जाम को निकालने में हम लोग को 8 साल 10 साल जो भी लग रहा है, ठीक है, एक्चुअल अगर राव देखा जाए तो इस तरह ही लग रहा है हम लोग को, ये लगा है, तो हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट हो जिसको कि मात्र 6 महीने में सिलेक्शन मिल गया हो एसएससी एमटीएस में, ये पॉसिबल है। बट अगर आप उसके पीछे का जर्नी देखिएगा या फिर उसका इंटेंसिटी देखिएगा, उसका ब्रिलियंस लेवल देखिएगा, सब कुछ वेरी कर सकता है। हमारे सिचुएशन में क्या था कि हम लोगों को जो इतना जो समय लगा है उसमें स्टार्टिंग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था और बहुत जो बोलते हैं ना एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनलेस स्टडी भी हम लोग बहुत की है। हम लोगों को सही जानकारी भी नहीं था किसी चीज़ का, पैसे का भी प्रॉब्लम था। बट अभी क्या है कि अभी एक सबसे मतलब जब से सोशल मीडिया, जब से यूट्यूब पे सब कुछ लेक्चर वगैरह आना शुरू हुआ है, मतलब हम लोग यूट्यूब से सीखना उस समय स्टार्ट किए हैं जब हम लोगों का प्रिपरेशन का 50% पूरा हो गया था। मतलब जब हम लोग बहुत समय, लगभग 4 साल 5 साल जब हम लोग प्रिपरेशन में दे चुके थे, उसके बाद हम लोग सही तरीके से यूट्यूब में आए। 4 साल मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 4 साल 5 साल देने के बाद हम लोग सही तरीके से यूट्यूब को जान पाए कि हम लोग यहाँ से भी सही तरीके से हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। अब कोई न्यू लड़का जो यहाँ पे आएगा ना, तैयारी में आता है, तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है और खाली दिमाग में कोई भी चीज सेट करना बहुत आसान रहता है। आप प्रिपरेशन के लिए आते हैं, आपको अगर मान के चलिए, अब हम लोग जब स्टार्टिंग में जब तैयारी कर रहे थे तो जीके के नाम पे हम लोग लूसेंट को पढ़ रहे थे, लूसेंट में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लूसेंट में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी सही से जान नहीं रहे हैं, बट उसी को पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, याद किए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, आगे पीछे कुछ बैकग्राउंड कुछ मालूम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी का टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा समय है। आप कम पैसे में भी अपना प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आपके पास बस एक नॉर्मल सा एक मोबाइल रहना चाहिए जिसमें आपका लेक्चर चलना चाहिए, एक कॉपी रखिए, आप अपना जो आपको अच्छा लगता है आप उससे वहाँ पे अपना कंटेंट रेडी करिए, कंटेंट रेडी करके अपना तैयारी अपना अच्छा कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि समझने वाला जो भी पार्ट है आप उस पर आप जो जैसे हम लोग लूसेंट वगैरह पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा जीके पढ़ रहे थे, बस नाम का हम लोग पढ़ रहे थे, बट जो एक बैकग्राउंड जो होता है चाहे हिस्ट्री का, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका ये 1857 का जो क्रांति वगैरह का जो सीन है, ठीक है, अब लूसेंट में क्या रहता है कि एक फैक्ट के तरीके से उस चीज को परोसा जाता है, ठीक है। हम लोग अगर स्टार्टिंग में ही उसी चीज को पहले ग्रहण करना शुरू करेंगे तो वो चीज को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर हम लोगों को किसी चीज का बैकग्राउंड पता है, कहानी पता है, तो फिर तब हम लोगों को लूसेंट भी हम लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री साबित होगा। तो अभी क्या है कि अपना बेसिक सुधार लिए, फिर बाद में लूसेंट या फिर क्राउन हो गया, ये सब बुक हम लोगों के लिए एग्जाम के टाइम के पहले ये हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि लूसेंट बुक जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, उसमें बहुत सारा चीज है और उससे पढ़ के बहुत सारा आदमी बहुत अच्छी जगह पे गया है। उसका जो बेस है, जैसे कि कोई रिवॉल्ट के बारे में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बताया गया कि आपका बाबू कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से थे, तो आप उनको थोड़ा और जानने का कोशिश करिए, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, आप इससे बेस आपका बनेगा ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो आपके दिमाग में अच्छे तरह से लूसेंट से आ जाए। है क्या कि हाँ, लूसेंट में जैसे कोई चीज दिया रहता है वो फैक्ट्स है, ठीक है। आपको 10 फैक्ट अगर याद करना है तो आप 10 फैक्ट को याद करने के लिए अगर आप कोई बैकग्राउंड, अगर कोई स्टोरी आपको उसका पता है, तब वो 10 फैक्ट आपको याद रखने में आपको बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना समझ डेवलप करिए, कंटेंट रेडी करिए और रिवीजन के लिए आप उस बुक को प्रेफर कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा। एक अच्छा होता है कि हमको मतलब प्रिपरेशन फेज में जो हमको समझ में आया था, जैसे कि अभिनय सर भी बताते रहते हैं कि तुमको बेसिक भी जानना पड़ेगा, शॉर्टकट भी जानना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रट्टा भी मारना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज करके जाओगे तो फिर तुम एग्जाम में टॉप लेवल का परफॉर्म कर पाओगे। और तुमको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एग्जाम में तुक्का भी मारना पड़ेगा। अब ठीक है, आप जो है जो सबसे ज्यादा रिलेट हम बता रहे हैं, जैसे मेरा जो जीके का जो प्रिपरेशन है वो लूसेंट से शुरुआत हुआ था, ठीक है, और बहुत दिन तक उसी को करते रहे। बट आप जो नए लोग जो आएंगे तैयारी में, उनका शुरुआत एनसीईआरटी से होगा और यूट्यूब के लेक्चर से होगा, या वो ऑलरेडी कर चुके होंगे क्योंकि जिनका शुरुआत समझदारी के साथ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज में हम लोग डायरेक्टली, मतलब जिस चीज में हम लोगों को बाद में कूदना था, उसमें हम लोग पहले कूद के बहुत समय दे दिए। अब आप लोग जो आएंगे यहाँ पे, अब आप लोग बेसिक तरीके से करेंगे और फिर जो बाद वाला पार्ट है उसको बाद में करेंगे, तो आप लोगों को एक ये मिलेगा, आपको एक एज मिलेगा तैयारी में।
और ठीक है। अभी जो है अभी नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे कम किया जा रहा है जिस जिस भी पोस्ट का हो एसएससी का, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब हम लोग इतना जान रहे हैं उसको सरपास कर चुके हैं, एक गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज लेकर जा चुके हैं ताकि वो आगे भी फोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहा नहीं कि अब हर कोई बेबस है, लाचार है, नहीं ऐसा नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग से जो 3 साल 4 साल 5 साल जूनियर है, वो बहुत अच्छा से पढ़ के और ये कर ले रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? वो अपना जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किए और किसी भटकाव में नहीं आए। सबसे अच्छा ही है ना, उसको जो है क्रैक किए। सबसे अच्छा ही है अभी आपके पास इधर आ। कि आपके पास बस एक मोबाइल होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है, एक कॉपी होना चाहिए आपके पास। अब इतना नहीं, आपको वो कंटेंट मिल जाता है जो कंटेंट लेने के लिए कभी हम लोग सोचते थे कि दिल्ली जाकर ये कंटेंट हम लोग लेंगे या फिर कहीं बाहर जाकर ऐसा कंटेंट हम लोग लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके पास बस एक इनर इंथुसियाज्म होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने का एक लगन होना चाहिए, आपको इच्छा होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक कॉपी होना चाहिए बस। आप इसी से आप अपना प्रिपरेशन को आप ये कर सकते हैं। और यूट्यूब एक अथाह एक मतलब आप एक सागर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, और लगभग ऐसा कोई चीज नहीं है जो वहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। सारा टॉपिक और अलग अलग टीचर एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाए हैं। आप वहाँ पे बहुत अच्छे से अपना नॉलेज आप ये कर सकते हैं। तो हमको मतलब अगर YouTube में रिकमेंड करना होगा कि तुम अगर सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो भाई, तो कहीं अगर जाना है तो सीधा एक चैनल है मैथ्समैनिया, वहाँ चले जाओ। वहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से कम टाइम में हो रहा है। अगर तुमको रीजनिंग वगैरह का ये करना है तो विक्रमजीत सर का जो आता है 25 दिन 25 मैराथन इस तरह करके, या 45 डेज आदित्य रंजन सर का आता है तुम्हारा मैथ का, तो इस तरह से कर सकते हो। इंग्लिश में भी आता है इनका, रानी मैम का जो करवाती है वो कर सकते हो, या फिर एक अमन वशिष्ठ है, अमन सर अमन वशिष्ठ है, वो ग्रामर वो पूरा पढ़ाए हैं। और एक है वो तरुण सर है, कौन है? तरुण ग्रोवर। हाँ, वो उनका भी बहुत अच्छा है। आप मतलब आपको और थोड़ा बहुत सा सारे टीचर होंगे जो अभी हम लोग को पता नहीं है, आप लोग को पता होगा। थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है जो मतलब जिसका वाइब आपके साथ मैच करता है, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, और इनका समझ में आ रहा है। जेन्युइन अगर देखा जाए तो रणवीर भैया हैं, आप एसएससी लीजेंड्स करके टेलीग्राम में सर्च करिएगा और उनसे थोड़ा बहुत आपको जो है नॉलेज वगैरह मिलेगा। क्योंकि आपके ये जो है द वर्सेटाइल मेंटर जो है मनोज गुप्ता, वो भैया भी जो है वहीं से सब कुछ ये किए हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ वहाँ से पढ़े हैं। तो इस तरह का है। बाकी आप लोग के टाइम पे कंपटीशन और भी टफ हो गया तो आप लोग और भी दुरुस्त हो चुके हैं, ये तो पता है, लेकिन हम लोग अपना जर्नी इस तरह से बताना चाहे। और हम लोग का अलग मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अलग दौर था। हाँ, वो हम time लोग भी अलग था और हम लोग बेसिकली अपना कन्वर्सेशन को आपके सामने रखे। अगर आप कुछ सीख सके वो ठीक है, हम लोग अगर आप लोगों से कुछ सीख सके तो आप कमेंट कर दीजिए या मेल वगैरह दे देंगे तो उसमें कर दीजिए। मतलब इट्स ऑल अबाउट लर्निंग और कुछ नहीं है ज़्यादा। ज्ञान हम लोग को है नहीं कि हम लोग ज्ञान बांट रहे हैं, हम लोग बस बस अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। हाँ। और ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको जब आप अपने जर्नी के साथ आप ऐड करिएगा ना, तो आपको एक escape रूट देगा यहाँ पर, ठीक है। आप जो बहुत टाइम से मान के चलिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ आपका ठीक है, आपको एक एज मिल जाएगा। हमारे अनुभव से जब आप अपने अनुभव को जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक एज मिल जाएगा। आप हो सकता है आप अगला 4 साल अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है साल भर में आप लेकर निकल जाएंगे, बाकी का 3 साल आप अपने लाइफ में एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम लोग बहुत सारा फालतू ज्ञान दिए होंगे जिसको कि आप खुद ब खुद इग्नोर करेंगे, और जो उसमें यूजफुल चीज़ होगा उसको आप रखेंगे और बाकी हटा देंगे। और ये हमको लगता है सबसे बेस्ट वे रहता है। और कि मछली का आंख वाला होता है ना, से बात सर बताते हैं जैसे, तो आपका इस वीडियो के हिसाब से इतना समझ में आना चाहिए कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, काम का है, ढंग का है, अप्लाई करते हैं, ढंग का नहीं है उसको इग्नोर करते हैं, उस पर डिस्कस करना ही नहीं है। वही चीज़ उठाना है जो हमको फायदा दे, मेरे प्रिपरेशन को फायदा दे, हमको मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करे, मेरे थॉट्स को अच्छा करे और बस आगे बढ़ जाए। यही है। क्या कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहिए? एंड करेंगे लास्ट में क्या? हाँ, लास्ट में ये बोलेंगे कि प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत अपने आप को रिस्ट्रेंट करके रखना पड़ता है, थोड़ा कंट्रोल वे में अपने आप को रखना पड़ता है। और तैयारी करिए, थोड़ा सा खुश होकर तैयारी करिए, ठीक है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है, कोई भी किसी गलत सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बैड एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हो रहा है तो उसको आप हम लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनली शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बताए हैं, और कुछ अब नई चीज़ के साथ अगर आप कुछ पूछेंगे तो आपको कुछ नया चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और जब भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछिए। फील फ्री टू। और हमारे आशीष जी हैं आपके साथ, ये भी आपको हमेशा देखते रहेंगे, ठीक है। और कुछ भी होता है तो आप पूछिए, ठीक है। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।